हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी होती है। कुछ लोगों की कहानियां बेहद दिलचस्प और रोमांचक है। कुछ कहानियों में दुख, दर्द और पीड़ा होती है, तो कुछ में प्यार और खुशियां। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे लोगों की दिलचस्प कहानी जब लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और मौत को भी मात दे डाली। सर डगलस माउसन। सर डगलस एक ऑस्ट्रेलियाई जियोलॉजिस्ट और अंटार्कटिक खोजकर्ता थे, जिन्होंने अमुंडसेन, रॉबर्ट फाकन स्कॉट और सर अर्नेस्ट शेकलेटन के साथ अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन पूरा किया था। 1913 में सर डगलस माउसन ने खुद अभियान का नेतृत्व कर अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन पूरा करने की ठानी। यह ऑस्ट्रेलियाई अंटार्कटिक अभियान था, जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे अंटार्कटिका के भौगोलिक और वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए निर्धारित किया गया था, जो लगभग पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड था। इसका उद्देश्य भौगोलिक अन्वेषण और वैज्ञानिक अध्ययन करना था, जिसमें दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव की यात्रा भी शामिल थी। उसमें एक स्लेजिंग यात्रा भी शामिल थी, जिसे माउसन ने अपने 2 साथियों के साथ शुरू किया। ऊंची बर्फ के चट्टानों के कारण अंटार्कटिका में पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिरकार अभियान जहाज को प्राकृतिक बंदरगाह के साथ किनारे की तटरेखा खोजने में सफल रहा। माउसन ने यहाँ अपनी लकड़ी से निर्मित मुख्यालय स्थापित किया और उसका नाम केप डेनिसन रखा। 32 वर्षीय माउसन अपने 2 साथियों जेवरी मर्ड्स, एक स्विस पर्वतारोही और स्की चैंपियन, और एक 23 वर्षीय ब्रिटिश सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट बेलग्राव निनीस के अलावा 12 कुत्ते और 2 स्लेज के साथ अभियान शुरू किए थे। 1 महीने की लंबी ट्रैकिंग और खोजबीन के बाद टीम ने एक बर्फ के मैदान को पार किया। बर्फ से ढके दरारों में सैकड़ों फीट गहराई में गिर जाने से निनीस और 6 सबसे मजबूत कुत्तों की मौत हो गई। अधिकांश इंसानी भोजन, कुत्ते के भोजन और तंबू के सभी सामान उनके साथ गहरी खाई में चले गए। माउसन और उसके साथी ने बेस कैंप वापस लौटने का फैसला किया। निनीस की दुखद दुर्घटना में मौत के बाद माउसन और मर्ड्स के पास मात्र 10 दिनों का ही भोजन बचा था, जबकि बेस कैंप तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 1 महीने का समय लगने वाला था। उन्होंने कुछ कुत्तों को खा लिया और शेष कुत्तों को उनके कुछ हिस्सों को खिलाया। वहीं माउसन के साथी मर्ड्स बीमारी और फ्रॉस्ट बाइट के शिकार हुए। रास्ते में उनकी भी मौत हो गई। फ्रॉस्ट बाइट और भारी मानसिक तनाव के बावजूद माउसन फिर भी आगे बढ़ते रहे और करीब 100 मील का सफर अकेले तय कर लिया। इस दौरान वो गहरी खाई में गिर जाते हैं, लेकिन हर्नेस की मदद से लटके रह जाते हैं। किसी तरह से अपनी ताकत बटोर के वो अपने आप को खाई के दर्रे से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। अब वो अकेले ही बिना किसी कुत्ते या भोजन के आगे का सफर शुरू करते हैं। उनकी जिंदगी को वो मुश्किल पल भी आया जब खोजी दलों द्वारा कोई खाना नहीं छोड़ा गया। एक मैसेज से उन्हें पता चला कि वो केप डेनिसन से केवल 24 मील की दूरी पर है। आखिर में उन्हें वापस केप डेनिसन का रास्ता मिला। वहां उन्हें 6 अन्य खोजकर्ता और मिले जो उन्हें ढूंढने गए थे। वायरलेस टेलीग्राफ का उपयोग करते हुए उन्होंने जहाज को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन मौसम इतना खराब था कि वो किनारे पर नहीं लौट सका। माउसन को वहां 1 और साल रहना पड़ा और बर्फीले तूफान की भूमि में हड्डी जमा देने वाली क्रूड सर्दी सहन करनी पड़ी। ऐसे मौसम के बावजूद माउसन ने 1 और वर्ष के समय को पर्यावरण के बारे में बेहतर अध्ययन करने के लिए उपयोग किया। उनकी पुस्तक द होम ऑफ द ब्लिजर्ड में अंटार्कटिक सर्वाइवर्स की सच्ची कहानी है, जिसमें उन्होंने अपने जीवित रहने के लेख को लिखा। ऑस्ट्रेलियाई अंटार्कटिक अभियान के हिस्से के रूप में सब जीरो टेम्परेचर्स, वर्षों के दौरान ठंडी आंधी हवाओं में बिताए गए अपने दैनिक जीवन और कष्टप्रद रोमांच का विवरण दिया। सुतोमो यामागुची। जापानी इंजीनियर सुतोमो यामागुची उन बहुत कम लोगों में से एक थे जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों की भयावहता को देखा था और कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहे। 29 वर्षीय नौसैनिक इंजीनियर अपनी कंपनी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के लिए 3 महीने की लंबी बिजनेस यात्रा पर थे और 6 अगस्त 1945 को उनका शहर में आखिरी दिन होना था। यामागुची परमाणु बम गिरने के दौरान हिरोशिमा छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। 6 अगस्त को यामागुची अपने 2 सहयोगियों अकीरा और कियोशी के साथ शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। सुबह 8:15 जब वो डॉक की ओर चल रहे थे, तभी अमेरिका द्वारा शहर के सेंटर में लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया गया। यामागुची उस वक्त ग्राउंड जीरो से 2 मील से भी कम दूरी पर थे।
उन्होंने बाद में ब्रिटिश अखबार टाइम्स को बताया कि मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ अंधेरा था और मैं कुछ नहीं देख सका। विस्फोट ने उनके कानों के पर्दे फाड़ दिए थे, अस्थायी रूप से अंधा कर दिया था। उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा बाईं ओर गंभीर रूप से झुलस गया। कुछ समय बाद थोड़ा ठीक महसूस करने के बाद वो घिसड़ते रेंगते हुए अपने सहयोगियों को खोजने के लिए निकल पड़े। उनके सहयोगी भी बच गए थे। अपने घर वापसी नागासाकी में लौटकर उन्होंने इलाज करवाया। उनके घाव पर भारी पट्टी बंधे होने के बावजूद उन्होंने 9 अगस्त को अपने काम पर रिपोर्टिंग दी। 9 अगस्त को सुबह 11 बजे यामागुची हिरोशिमा में अपने सुपरवाइजर को विस्फोट का वर्णन कर ही रहे थे, तभी अमेरिकी बॉम्बर बॉक्सर ने शहर पर फैटमैन परमाणु बम गिराया। नागासाकी वाला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराए गए से भी अधिक शक्तिशाली था। इस बार भी इत्तेफाक से वो ग्राउंड जीरो से 2 मील से भी कम दूरी पर थे, लेकिन इस बार उन्हें विस्फोट में कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि वो अपनी बर्बाद हो चुकी पट्टियों को बदलने में असमर्थ थे और वो 1 सप्ताह तक तेज बुखार और लगातार उल्टी से पीड़ित रहे। इस बम ब्लास्ट में यामागुची के अलावा उनके बीवी और बच्चे भी बच गए थे। उन्होंने बाद में समाचार पत्र द इंडिपेंडेंट को बताया, मुझे लगा कि मशरूम के बादल ने हिरोशिमा से मेरा पीछा किया था। फिर भी रेडिएशन के जोखिम के इतने सारे पीड़ितों के विपरीत यामागुची धीरे धीरे ठीक हो गए और अपेक्षाकृत सामान्य जीवन जीने लगे। इस घटना के सभी अनुभव आपको टू हेल एंड बैक द लास्ट ट्रेन फ्रॉम हिरोशिमा किताब में भी मिल जाएंगे। 1957 में उन्हें नागासाकी बमबारी के हिबाकुशा के रूप में मान्यता दी गई। जापान में दोनों परमाणु हमलों से बचे हुए व्यक्तियों को हिबाकुशा कहा जाता है और ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। हालांकि दोनों बमों से बचने वाले लोगों में 100 से ज्यादा लोग थे, लेकिन सुतोमो यामागुची ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिनका नाम जापानी सरकार ने दोनों ही परमाणु बम धमाकों से बच पाने वाले व्यक्तियों के रूप में दर्ज किया था। 4 जनवरी 2010 को 93 साल की उम्र में यामागुची की पेट के कैंसर से मृत्यु हो गई। जेम्स बार्टले। 19वीं सदी की शुरुआत की बात है। जेम्स बार्टले जो कि एक मछुआरे थे, जो कि स्पर्म व्हेल के द्वारा जिंदा निगल जाने के बाद भी पेट में जिंदा पाए गए। कहानी लगभग काल्पनिक सी लगती है, पर यह घटना उस समय काफी सुर्खियों में आई थी जब अमेरिकी अखबार ने ए मॉडर्न डे जोना के शीर्षक में खबर छापी थी। कुछ ही समय में मैन इन ए व्हेल स्टमक के रूप में खबर महासागरों के पार फैल गई। बात 19वीं सदी के शुरुआत की है, जब बार्टले स्टार ऑफ द ईस्ट शिप में काम करते थे। फॉकलैंड आइलैंड से बाहर निकलने के दौरान शिप के क्रू मेंबर्स ने एक व्हेल को देखा। जहाज से 2 लकड़ी के बोट समुद्र में उतारे गए और व्हेल का शिकार करना शुरू कर दिया। 2 हार्पून दोनों बोट से मारे गए। ये काफी कड़ी लड़ाई थी। व्हेल ने डुबकी लगाई और हार्पून ने स्लेट लाइन को अपने नावों में वापस खींचना शुरू कर दिया। जब व्हेल फिर से ऊपर आई तब उसने पूंछ से हमला किया। इस हमले में एक बोट बचने में कामयाब रही, लेकिन दूसरी बोट व्हेल की नाक से टकरा गई और टूट गई। जब तक दूसरी बोट उनका बचाव कर पाती, 2 सवार में से एक व्यक्ति डूब गया और एक लापता हो गया। लापता होने वाले कोई और नहीं बल्कि जेम्स बार्टले थे। कुछ घंटों बाद मृत व्हेल को किनारे लाया गया और क्रू मेंबर व्हेल को काटने में व्यस्त थे। इस काम ने 1 दिन और 1 रात का अच्छा खासा टाइम ले लिया और फिर बाकी काम अगले दिन दोपहर के लिए छोड़ दिया। ये दूसरा दिन था, तभी एक आदमी को व्हेल के पेट में कुछ अजीब सी चीज होने का पता चला। पेट जब काटा गया तो उन्होंने लापता नाविक जेम्स बार्टले कल को पाया, जिसकी सांसें चल रही थी। वो 36 घंटे से व्हेल के पेट में था। उसकी पूरी स्किन व्हेल के पेट में मौजूद गैस्ट्रिक जूसेस के कारण ब्लीच्ड हो गई थी और झुर्रियां पड़ गई थी। 2 हफ्ते तक वो मानसिक रूप से अस्थिर रहे, लेकिन तीसरे सप्ताह तक बार्टले पूरी तरह से ठीक हो गए और अपना काम व्हेल फिशरमैन के रूप में फिर से शुरू कर दिया। बाद में बार्टले ने बताया कि उनको ये याद है कि वो पानी में गिर गए थे। उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक चिकनी और फिसलन वाली बंद जगह पर पाया, जो कि बहुत गर्म था और घना अंधेरा था, और वहां वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। यह एहसास होते ही कि वो व्हेल के पेट में और अपने अंत की कल्पना कर बेहोश हो गए। उसके बाद जो अगली बात याद है वो ये कि जब उनकी आंख खुली तो वो कैप्टन के कैबिन में थे। हालांकि बाद में इस कहानी पर काफी सवाल भी उठे थे। साइंटिस्ट्स का कहना है कि चूंकि व्हेल द्वारा किसी आदमी को पूरा साबुत निगल लिया जाना मुमकिन है, लेकिन अंदर जाने के बाद इस तरह से वापस जिंदा बचना मुमकिन नहीं है। इतिहासकार एडवर्ड डेविस द्वारा तथ्यों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया गया,
जिन्होंने कई सवालों की ओर इशारा किया था। इसके अलावा कैप्टन की पत्नी जॉन किल्लम ने एक पत्र में लिखा जिसमें कहा गया कि व्हेल की कहानी में सच्चाई का एक शब्द भी नहीं है। मैं अपने पति के साथ उन सभी वर्षों में थी जब वो स्टार ऑफ द ईस्ट के कैप्टन थे। मेरे पति के साथ रहने के दौरान एक आदमी भी नहीं खोया था। शायद नाविकों ने एक महान समुद्री यान की कहानी बताई थी। डेविस ने सुझाव दिया कि कहानी गोरलेस्टन व्हेल से प्रेरित हो सकती है, जो कि जून 1891 में कुछ समय पहले ग्रेट यारमाउथ के पास मारी गई एक 30 फुट रोरकल थी, जिसने काफी पब्लिसिटी पाई थी। जबकि कहानी की सत्यता पर सवाल उठता है। स्पर्म व्हेल के लिए शारीरिक रूप से संभव है कि वो मानव को पूरी तरह से निगल ले, क्योंकि ये विशाल स्क्विड को निकलने के लिए जानी जाती हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन जो नए यूजर है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी गई घंटी पर क्लिक करके सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दें, वरना आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा नहीं भेजी जाएगी और आप हमारी आगे आने वाले वीडियोज नहीं देख पाएंगे।